हेलो बच्चों, मेरा नाम है अवनीश। और आज का जो ये वीडियो है कुछ बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन लेंगे और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन लेंगे, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो पहला जो प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितनी होती है। और ये प्रश्न है दूरी के ऊपर है। तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितना होगी। एक पॉइंट चार्ज रखा है यहाँ पे, एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, है ना, Q। और किसी दूरी पर, मान लो दूरी है R, इस पर तीव्रता कितना होगी ये हमको पता करना है। तो तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो है KQ/R²। मतलब दूरी पर कैसे निर्भर कर रहा है, उल्टा। एक तो उल्टा है, विद क्रमानुपात है, और कैसा है, स्क्वायर है। तो दूरी के वर्ग के विद क्रमानुपात निर्भर करेगा। ठीक है। दूसरा है, द्विध्रुव के कारण तीव्रता कितना होती है। तो द्विध्रुव के कारण भी यही सेम दूरी के वर्ग के विद क्रमानुपात होगी। द्विध्रुव का मतलब है एक प्लस चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन को कहते हैं द्विध्रुव। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा पे आते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र कितना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का होता है mLT-2 और चार्ज का होता है A×T। ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, m L⁻1 T⁻³ और A⁻⁻1, तो ये पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। ठीक है। तो जो डायपोल मोमेंट है उसका दिशा होता है हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। डायपोल का मतलब प्लस और माइनस का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम डायपोल बोलते हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच का दूरी बहुत कम होता है। इसको जनरली हम 2L से दर्शाते हैं, 2L से दर्शाते हैं। और इसका जो दिशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी बिंदु आवेश Q के कारण उसकी वायु में तीव्रता E है, इसके चारों ओर K पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ रखें तो उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी। बिंदु आवेश का सबसे ज्यादा तीव्रता होता है हवा में। ठीक है, हवा में होता है। और उस बिंदु आवेश को हम किसी दूसरे पदार्थ के अंदर डुबा देते हैं, जैसे पानी में डुबा दिए, तो उसका तीव्रता कम हो जाता है। और कम होने का जो रेशियो है वो उसको हम दर्शाते हैं E/K से। K का मान जितना अधिक होगा, E का मान यानी कि E/K का मान उतना कम होगा। ठीक है। तो पानी जो है, आवेश जो विद्युत क्षेत्र है उसको फैलने से रोकता है, इसलिए उसको बोलते हैं इसका K का मान बहुत अधिक है। और हवा जो है वो विद्युत क्षेत्र को रोकने से, वो भी विद्युत क्षेत्र को रोकता है लेकिन बहुत कम रोकता है ना, विद्युत क्षेत्र को फैलने से। तो जो विद्युत क्षेत्र को फैलने से रोकता है उसी को हम क्या कहते हैं, पैराविद्युतांक। ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश को वायु में रखें, तीव्रता है, इसके चारों ओर के वैद्युतांक वाला पदार्थ रखें तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। और कैसे कम होगी, E/K से उसको हम निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा E/K। अगला सवाल है, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बिंदु पर तीव्रता 100 न्यूटन है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि किसी विद्युत द्विध्रुव में, किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने के लिए अगर लगने वाला बल 90 डिग्री घुमाने के लिए लगने वाला बल 100 न्यूटन है, तो 180 डिग्री घुमाने के लिए कितना बल का आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे टाउ बराबर P×E, क्रॉस का मतलब है साइन थीटा, इसमें लगाएंगे क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो P साइन थीटा, थीटा का मान कितना रखेंगे, 90 रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा 1। तो P का मान कितना आ जाएगा इसमें, P×1 P हो जाएगा। P का मान 100 गुणा करेंगे तो P हो जाएगा। और P का मान कितना आ रहा है, बराबर 100, है ना। अब इसी को 180 डिग्री घुमाना है, तो टाउ का मान P×E साइन 180। तो साइन 180 अब क्या हो जाएगा, साइन 180 क्या हो जाएगा आपका, -1। तो -1 नहीं, साइन 180 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 होने के कारण ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इसमें कोई है ही नहीं, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने के लिए 100 न्यूटन लगता है, तो उसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में
180 डिग्री घुमाने में कितना बल लगेगा, तो कितना बल लगेगा, 0। इसमें 0 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं। रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता कितनी होगी। रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश, एक रेखा में आवेश रखा हुआ है, चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज सब एक रेखा में रखा हुआ है, तो r दूरी पर रखे, है ना, r दूरी पर रखे हुए किसी दूसरे टेस्ट पार्टिकल पर तीव्रता कितनी होगी, तो तीव्रता होगी दूरी के व्युत्क्रमानुपात, है ना, फॉर्मूले से आता है, सीधा फॉर्मूला से हम देख बता सकते हैं। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व द्विध्रुवीय आघूर्ण के बीच का कोण कितना होता है। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में अक्षीय और निरक्षीय दो स्थिति होती हैं, द्विध्रुव प्लस और माइनस, इनको बोलते हैं द्विध्रुव। ये हो गया अक्षीय और ये हो गया निरक्षीय। निरक्षीय मतलब अक्ष के परपेंडिकुलर, ये अक्ष के दिशा में, एक्सिस के डायरेक्शन में, और ये निरक्षीय मतलब ये वाले डायरेक्शन में, है ना। कोण कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व द्विध्रुव के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पॉइंट को हम जब रखेंगे, इसका जो डायरेक्शन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E इस तरफ आएगा, है ना, और द्विध्रुव का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से पॉजिटिव की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, एक सीधा इधर जा रहा है, एक सीधा इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व अल्फा कण रखें, किसका त्वरण अधिक होगा। तो देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण रखे हैं, तो त्वरण किसका अधिक होगा। त्वरण को देखने के लिए हम देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है उस पर। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा मास, फोर्स अपॉन मास। तो जिसका मास अधिक होगा उसका स्पीड कम होगा, जिसका मास कम होगा इसका स्पीड अधिक होगा, जिसका मास जो भारी होगा उसका स्पीड कम होगा। अब देखते हैं इसमें कौन भारी है। न्यूट्रॉन पे कोई न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद्युत क्षेत्र पे, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे और अल्फा पार्टिकल पे। प्रोटॉन का मतलब है एक जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो है ना प्रोटॉन के पास, और अल्फा मतलब जैसे हीलियम पार्टिकल है, इस पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास m, इसका इलेक्ट्रॉन, और अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 2m। तो जो भारी है उसका स्पीड कम हो जाएगा, जो हल्का है उसका स्पीड अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, किसका त्वरण अधिक होगा पूछा हुआ है, तो प्रोटॉन का स्पीड अधिक होगा, क्योंकि प्रोटॉन अल्फा कण से हल्का है तो स्पीड भारी होगा। और न्यूट्रॉन की तो बात ही छोड़ो, न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगला सवाल है, आर त्रिज्या के खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसका आंसर है 0 होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कहाँ से निकलता है, ये बोला गया है क्वेश्चन में कि खोखलाकार एक गोला है ना, खोखला गोलाकार है, गोला है, बेलनाकार बना दिया मैंने, यह बना दे गोला, चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो। विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ से निकलेगा, सतह से निकलेगा और अनंत की ओर जाएगा। विद्युत क्षेत्र जो है वह सतह के अभिलंब होगा और कहाँ पे जाएगा, सतह से निकलेगा और अनंत की ओर जाएगा। ये सतह से निकलेगा अनंत की ओर जाएगा, ठीक है। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा, 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है, आंसर हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र चालक के बाहर से जाएगा, सतह से निकलेगा अनंत की ओर जाएगा। अंदर में कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगी, 0 है ही नहीं, तो तीव्रता क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। अति लघुत्तरी प्रश्न, है ना, 1 नंबर के लिए जो क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि Q1 और Q2 इस प्रकार के बिंदु आवेश हैं कि Q1 और Q2 का गुणनखंड कैसा हो रहा है, 0 से अधिक हो रहा है। तो दोनों आवेश के बीच की बल की प्रकृति क्या होगी। तो 0 से अधिक कब होगा, जब दोनों चार्ज नेगेटिव हो,
तो उनका गुणनखंड प्लस होगा, और दोनों पॉजिटिव हो तो भी उनका गुणनफल क्या होगा, प्लस ही होगा। तो प्लस क्या होता है, प्लस वैल्यू हमेशा जीरो से अधिक होगा, प्लस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो प्लस जो धनात्मक अंक होगा वो शून्य से हमेशा बड़ा होगा, और धनात्मक अंक कब होगा, जब दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करेंगे तो धनात्मक परिणाम निकलेगा, और जो धनात्मक संख्या को गुणा करे तो भी परिणाम धनात्मक निकलेगा। तो जो कहने का मतलब है दो पॉजिटिव चार्ज हैं जो एक दूसरे को कैसे करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों को हम गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, जीरो से अधिक आएगा, है ना। तो जीरो से अधिक आने का मान क्या मतलब क्या हो गया, तात्पर्य यह है कि दोनों का प्रकृति या तो धनात्मक होगा या तो दोनों ऋणात्मक होंगे, आवेश होंगे, और उनके बिल में लगने वाला बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षित लगेगा। ये प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या नेगेटिव और नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है Q1 और Q2 इस प्रकार के बिंदु आवेश हैं कि इनका गुणनखंड शून्य से कम है। तो गुणनखंड शून्य से कम का मतलब है नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का मान हमेशा शून्य से कम होता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव का मान है तभी ये इनका गुणनखंड कैसा हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और दो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास में रखेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो Q1 और Q2 का गुणनफल अगर नेगेटिव है, जीरो से कम है, तो तात्पर्य यह है कि एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, और उनके बीच के लगने वाले प्रकृति, इनके बीच में लगने वाले बल का प्रकृति कैसा होगा, आकर्षण का होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। प्रकृति में मूल आवेश किसे माना गया है, प्रकृति में मूल आवेश इलेक्ट्रॉन को माना गया है। ठीक है, ये जो पूरी प्रकृति की संरचना है ये सभी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो जो मूल जो आवेश है, अच्छा मूल जो आवेश है, आवेश की बात करें, मूल आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। पूरा प्रकृति जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो खुद क्वार्क से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरीके से फंडामेंटल पार्टिकल है ना। और इसमें पूछा गया है आवेश, तो आवेश भी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ही मूल आवेश है। आवेशान मूल, इलेक्ट्रॉन मूल आवेश भी है और इलेक्ट्रॉन मूल कण भी है ना, दोनों ही है। प्रश्न नंबर 4, विद्युत आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या है। तो विद्युत आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश जो है वो इतना है, बहुत कम है, 1 कूलाम से बहुत कम है, 10⁻⁻1 है, यानी कि 1 से बहुत बहुत छोटा है। अब इसी में पूछा गया अगला प्रश्न, 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन में इतना कम कूलाम आवेश होता है, इसमें मैं कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ के 1 कूलाम बना सकता हूं, वही प्रश्न अगला है ना। 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 × 25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ूंगा मैं, है ना, एक साथ काउंट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1 कूलाम के बराबर आवेश का मान मिलेगा। ठीक है, 1 कूलाम बहुत अधिक होता है, वैसे प्रैक्टिकल यूज में 1 कूलाम बहुत ज्यादा अधिक होता है। किसी एक समान क्षेत्र E में रखे आवेश Q पर कार्यरत बल कितना होता है। किसी एक समान क्षेत्र E में रखे आवेश पर कार्यरत बल का मान होता है Q × E। जैसे हम काइनेमेटिक्स में 11th क्लास में जब काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे लगने वाला बल को हम दर्शाते हैं फोर्स बराबर मास × एक्सेलरेशन। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल का मान निकालते हैं हम, Q और E को हम गुणा करते हैं। Q मतलब हो गया चार्ज, ये हो गया आवेश। एक आवेश कितने बराबर होता है, एक आवेश होता है 1.6 × 10⁻23 कूलाम के बराबर है, जैसे 1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर। तो आवेश का मान, अब 1 इलेक्ट्रॉन है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 गुणित 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा टोटल आवेश, गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी तीव्रता है, तो जितना अधिक तीव्रता होगा उतना फोर्स का मान अधिक होगा, या जितना अधिक चार्ज है उतना फोर्स का मान अधिक होगा। तो फोर्स का मान किस पर निर्भर करता है, Q और E पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। द्विध्रुव का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। इसका मात्रक क्या है, कूलाम। इसका मात्रक हो गया कूलाम, ये भी कूलाम, और दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम और मीटर। कूलाम को और मीटर को गुणा करते हैं तो इसका मात्रक बन जाता है कूलाम ×
मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणावश से धनावश की ओर होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि या सदिश राशि है? तो विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स जो है वो किसी निश्चित क्षेत्र में गुजरने वाली विद्युत की रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है ना। जैसे घर का खिड़की है, घर के खिड़की से जैसा हवा आता है तो हम क्या करते हैं उसको, कि घर की खिड़की अगर बड़ा होगा तो हवा ज़्यादा आएगा। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र, अगर विद्युत क्षेत्र में ये मान लो बहुत सारी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, इस पे एक ऐसा एरिया हम ले लिए, अब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो उसको कहेंगे हम विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, इसका कोई दिशा नहीं होता। गॉसी पृष्ठ क्या है? गॉसी पृष्ठ, ये जो मैंने पृष्ठ लिया हुआ है एनालिसिस करने के लिए, है ना, कि कितनी विद्युत रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं, यही हमारा कहलाता है गॉसी पृष्ठ। ठीक, गॉसी पृष्ठ मतलब एक ऐसा क्षेत्रफल, एक ऐसा पृष्ठ या क्षेत्रफल जिसपे हम ये गणना करना चाहते हैं कि इस पे कितने विद्युत फ्लक्स, कितनी विद्युत की रेखाएं गुजर रही हैं, है ना। तो इसमें लिखा हुआ यह आवेश को घेरने वाला एक काल्पनिक पृष्ठ है। आवेश को घेरने वाला मतलब ये जो है, ये जो विद्युत रेखाएं हैं, है ना, इस विद्युत रेखाएं को घेरने वाला एक काल्पनिक क्षेत्र है जिसपे हम ये गणना करना चाहते हैं कि इसमें कितना चार्ज या आवेश है। अगला है, धातु का पैराविद्युतांक कितना होता है? धातु का पैराविद्युतांक अनंत होता है। क्यों अनंत होता है? क्योंकि धातुओं में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जो कंडक्टर होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होने की वजह से उसका पैराविद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन ई0 का मान कितना होता है ना। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन ई0 का मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना। ये इस बात को दर्शाता है कि किसी विद्युत आवेश को हम हवा में रखें तो अपने विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को कितना दूर तक वो फैला सकता है, कितना ज़्यादा वो फैला सकता है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ, इसको कहते हैं परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। एक खुले जगह में या फ्री स्पेस में एक कोई विद्युत अगर आवेश रखा हुआ है तो अपने रेखाओं को कितने दूर तक वो या कितना ज़्यादा वो फैला सकती है, उसको कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार आवेश कितना होता है? एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आवेश 0 होता है ना। इसमें आकार लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 14 में। आवेश, व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल? एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आवेश, ये आवेश होना चाहिए, आकार लिखा हुआ है, आवेश कितना होता है? तो आवेश कितना होता है? 0, क्योंकि टोटल एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम? द्विध्रुव कहते हैं, है ना। तो टोटल आवेश कितना होगा इसका? 0। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कितना होता है? वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है ना, ये पहले भी हम देख चुके हैं, है ना। चार्ज का मात्रक होता है कूलाम और दोनों के बीच का दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। विमीय सूत्र पूछा हुआ है, तो कूलाम का विमीय सूत्र कितना होता है? कूलाम का होता है चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम, है ना। AT हो गया, T इंटू ए हो गया कूलाम का, और दूरी का मात्रक हो गया मीटर, लंबाई। मास तो इसमें है ही नहीं, तो मास 0 हो गया, और L 1 है, और T और A, है ना। कूलाम मतलब चार्ज A इंटू टी और दूरी का मात्रक L, तो कूलाम इंटू मीटर। मास की पावर 0, L की पावर 1, T इंटू ए।
अगला सवाल है, स्थिर विद्युत में एक प्लस Q1 प्लस Q2 बराबर 0 क्या दर्शाता है? स्थिर विद्युत में अगर दो संख्या को जोड़ने पर उनका योगफल 0 आता है, इसका मतलब है दोनों एक समान होंगे और दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, है ना, दो एक समान चार्ज को जोड़ें +5 और एक दूसरे के विपरीत हों -5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर 0। तो क्या दर्शाता है? दोनों परस्पर समान है ना, समान है मात्रा में और दिशा में कैसे हैं? विपरीत है। एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। प्रश्न नंबर 17, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 क्यों होता है? किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र इसलिए 0 होता है क्योंकि चालक के अंदर से कोई भी विद्युत रेखाएं नहीं गुजरती। विद्युत रेखा कहाँ से गुजरती है? विद्युत रेखाएं गुजरती है सतह से अनंत की ओर, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0। दो सजातीय आवेश के बीच विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो उत्तर इसका 0 होगा। क्यों? दो सजातीय विद्युत क्षेत्र हैं, इनकी बल रेखाएं कैसे बनेगी? इनकी बल रेखाएं ऐसे बनेगी, है ना, जो इधर वाला बल रेखा है वो सीधा सीधे निकल जाएगा, लेकिन जो इनके आमने सामने वाले विद्युत रेखाएं हैं वो एक दूसरे से मुड़ती हुई ऊपर चले जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो दोनों प्रतिकर्षित करेंगी तो कभी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, ये तो टकरा नहीं सकते। विद्युत क्षेत्रों का ये जो गुण है, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी। तो क्रॉस नहीं करेगी तो क्या इनका ऑप्शन क्या रह गया? इनके पास ऑप्शन हो गया कि एक दूसरे से दूर जाए और दूर जाते जाते ये बिल्कुल दूर चले जाएं, है ना, अनंत की ओर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। तो बीच में कोई भी विद्युत क्षेत्र है नहीं, तो विद्युत क्षेत्र नहीं है तो तीव्रता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। चाहे पॉजिटिव चार्ज ले लो चाहे नेगेटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव चार्ज में भी दो नेगेटिव चार्ज को आसपास रखेंगे तो बीच में कोई भी क्षेत्र जो होगा विद्युत का क्षेत्र, जो कोई भी विद्युत का बल रेखा जो है वो बनेगा नहीं। तो बल रेखा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण के कारण बीच में कोई भी रेखाएं उपस्थित नहीं होती और इसी वजह से इस पर तीव्रता का मान कितना होगा? 0 होगा। विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक समान रूप से आवेशित किसी गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का मान कितना होगा? एक समान रूप से आवेशित किसी गोली चालक का अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और विभव का मान समान होगा। अंदर में पूछ रहा, बाहर में नहीं, है ना। एक समान रूप से आवेशित किसी गोली चालक के अंदर में, क्योंकि विद्युत रेखाएं सतह से अनंत की ओर जाती हैं, सतह के अंदर नहीं होंगी, है ना, मतलब बॉडी के अंदर में नहीं होगा, चालक के अंदर नहीं होगा, चालक के अंदर में कोई भी रेखाएं पास नहीं होंगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? 0। और विभव का मान कैसा होगा? समान। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 0 कैसे आपस में एक समान है। यहाँ पे क्षेत्र 0 है, यहाँ पे भी क्षेत्र 0 है, तो कहीं भी किसी भी दो बिंदु को ले लो तो विभव का अंतर कितना हो जाएगा? 0, है ना। यह है प्रश्न, O816 में कितने इलेक्ट्रॉन है? इस पर आवेश की गणना कीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 हो गए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गए 8 लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन में 16 है ना, इसका परमाणु संख्या। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? पहले चार्ज का फॉर्मूला है Q = N × E। Q = N × E। N कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 दिया हुआ है। E कितने, एक E में कितना कूलाम होता है? इतना कूलाम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? हाँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 8 है। 8 गुणित E क्या? तो इतना आवेश उस पे है, इस पे, ये वाले ऑक्सीजन पे, जिसकी परमाणु संख्या 8 है और परमाणु संख्या 16 है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने? 8 है। तो 8 ऑक्सीजन को कंबाइन करके पूछ रहा है कि उसमें कितना आवेश है। तो इस पर कितना आवेश है? 12.8 × 10⁻19 कूलाम, इतना आवेश है। क्लियर है? Q बराबर Ne से गणना किया, N का संख्या 8 है और एक E का संख्या कितना है? एक E का कितने कूलाम होते हैं? इतने कूलाम होते हैं। इस गुणा किए 8 से, तो इतना आ गया टोटल, इतना चार्ज है। एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो कमी हो जाती है। उस पर आवेश की गणना कीजिए, है ना, आवेश की गणना करना है। तो आवेश का फॉर्मूला क्या है? निकालने का फॉर्मूला Q बराबर N × E। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना उसमें से निकाले गए हैं, है ना। तो किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन निकालें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और इलेक्ट्रॉन डाल दें तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इस पर निकाला गया है, तो इलेक्ट्रॉन कितना कमी है, 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कितना चार्ज आ जाएगा, n इंटू ई। एक ई में कितना होता है, इतना होता है, तो गुणा करो 50 से, तो इतना आवेश उसमें आ जाएगा। कौन सा आवेश आएगा, धनात्मक, क्योंकि उसमें से निकाल लिया गया है, तो कौन सा आवेश आ जाएगा, धनात्मक। इलेक्ट्रॉन डालोगे तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव। 250 ग्राम जल में कितने धन आवेश और कितने ऋण आवेश होते हैं। 250 ग्राम जल में कितने आवेश होंगे, तो सबसे पहले पानी का अणु भार निकाल लेते हैं। पानी का अणु भार H2O है ना, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन गुणित परमाणु संख्या 1, ऑक्सीजन 1 है और परमाणु संख्या 16। टोटल अणु भार निकाले कितना, 18। अब मोल निकालेंगे, पदार्थ की मात्रा कितनी दी हुई है, 250 ग्राम है, और अणु भार कितना निकाला हमने, 18। दोनों को डिवाइड कर दोगे, भाग दे दोगे, तो टोटल मोल निकल जाएगा, है ना। एक मोल में कितनी संख्या होती है, 6.023 गुणित 10⁻23 परमाणु। जैसे एक दर्जन में 12 केला होता है ना, तो एक मोल में कितना संख्या होता है, इतना परमाणु होता है। एक मोल, ठीक है, एक मोल में कितनी संख्याएं होती हैं, नंबर ऑफ परमाणु कितने होंगे, एक मोल में 6.023 10⁻23 मोल होगा। तो हमने इतना मोल निकाला है, 250/18, तो इसमें क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो टोटल कितना परमाणु है वो निकल जाएगा, है ना। ये तो मोल निकला, इतना मोल है, कितना है ये, 250/18 करेंगे तो, है ना, जितना मोल आएगा उसमें एक मोल में कितनी संख्या है, उससे गुणा कर देंगे, तो टोटल निकल जाएगा कितने परमाणु की संख्या है। तो परमाणु की कुल कितनी संख्या हो गई, 83.65 × 10⁻23 परमाणु संख्या हो गई। अब H2 के एक परमाणु में 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। 2 हाइड्रोजन मतलब 2 प्रोटॉन, और एक ऑक्सीजन मतलब उसमें कितने होंगी, 8 प्रोटॉन, है ना। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दोनों का प्रोटॉन नंबर मिला दें, कितना हो जाएगा, 10 प्रोटॉन होगा, और वैसे 10 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, 10 प्रोटॉन होगा और 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज होता है Q इंटू एनी, चार्ज बराबर N इंटू ई, है ना। तो टोटल N कितना है, 10 है ना। टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, इतना परमाणु संख्या है, इस परमाणु में ये तो आपका आ गया टोटल 250 ग्राम में इतने परमाणु हैं, है ना। अब एक परमाणु में, हाइड्रोजन का एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से मल्टीप्लाई किया 10 का मल्टीप्लाई किया, और कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको पूरा गणना किया तो 1.33844 10⁻7 कूलाम, इतना कूलाम इसमें आ जाएगा। पानी के 250 ग्राम मात्रा में इतना कूलाम होगा, 1.33844 × 10⁻7 कूलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन अल्फा कण को एक समान क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है, तो किसका त्वरण अधिक होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी देखा था हमने। प्रोटॉन अल्फा कण को दोनों एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा। प्रोटॉन का मास कम होगा, अल्फा कण का मास ज्यादा है, तो प्रोटॉन का स्पीड अधिक होगा और अल्फा कण का स्पीड कम होगा, है ना। यहाँ पे दिखाया गया है F = मास इंटू एक्सेलरेशन, और विद्युत क्षेत्र में रखने के कारण कितना बल लगेगा, Q × E बल लगेगा। अब यहीं से हमने क्या निकाला, यहीं से हमने ये निकाला, एक्सेलरेशन कितना होगा, Q × E/m × n, n नंबर ऑफ संख्या है, m मास है आपका, ठीक है। E कैसा एक समान है, तो A किस पे डिपेंड करेगा, E डिपेंड करेगा Q पे, और m पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अल्फा कण का Q/m का मान कम है, मतलब अल्फा कण का मास ज्यादा है, तो ये टोटल रेशियो है, क्या हो जाएगा, मास ज्यादा है तो टोटल जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो त्वरण क्या होगा, कम हो जाएगा इसका, है ना। तो सीधा सीधा मतलब है कि जिसका मास ज्यादा है उसका स्पीड कम होगा, अल्फा कण का मास ज्यादा है तो अल्फा कण का त्वरण कम होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल के सेशन में कुछ हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।